हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे सर हमें सामाजिक विज्ञान जो है उसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, हम कैसे तैयार करें, कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखें, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको जो आपके पूरे बुक में, ठीक है, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान जो है पूरे बुक में जितने भी महत्वपूर्ण आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब पूरे बुक में आपके जितने भी हैं पूरा देखेंगे और जो बोर्ड पेपर में आपकी 100% आएगा, मतलब ये जो क्वेश्चंस है ना वो पेपर में 100% आएगा। तो आपको तैयार करके जाना है। अगर बोर्ड एग्जाम में तबाही करना है, आग लगाना है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस तैयार करके जाना है। आज के इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन से जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया को के बारे में आपको संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। देखो, मैंने हो सकता है पहले भी पढ़ाया हो लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जर्मनी के एकीकरण का, ठीक है, जो आपको प्रक्रिया है कैसे हुआ था उसके बारे में आपको अच्छे से समझाना है। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था। तो देखो, राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी ना वो क्या था, मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, जो राष्ट्र के प्रति भावनाएं हैं, वो मध्य वर्ग के जर्मन लोग थे उनके बीच में काफी ज्यादा व्याप्त थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 1848, याद रखना ये सन, ठीक है, 1848 में जर्मन महासंघ के जो विभिन्न इलाके हैं ना, इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, प्रयास किया था। पूरा ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझो। ठीक है, तो अब वो लोग सोच रहे थे कि जो वहां के विभिन्न इलाके हैं ना उनको जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाया जाए। ठीक है, तो वो प्रयास किए थे बनाने का, मगर इस पहल को जो राजशाही है, जो वहां के राजा थे और जो फौज थी, और राजा की फौज भी होती है, तो राजा की फौज की ताकत जो है ना मिलकर दबा दिया। अब वहां के जो राजा थे, अब उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे फौज हैं, बहुत सारी ताकत है। ठीक है, तो अब वो लोग क्या किए कि इस जो सोच रहे थे ना उस पहल को इन राजाशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया और उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। अब उनका जो है प्रसा के जो बड़े बड़े भूस्वामी है ना उन्होंने भी समर्थन किया, मतलब दबाने में साथ दिया। लेकिन उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद जो प्रसा थे, प्रसा ने आंदोलन का नेतृत्व क्या किया, अपने ऊपर संभाल लिया। ठीक है, और उसका मुख्यमंत्री कौन था, ऑटोवान बिस्मार्क। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जर्मनी के एकीकरण का जो मतलब मुख्यमंत्री था वो कौन था, तो ऑटोवान बिस्मार्क, जो इस प्रक्रिया का जनक था। ठीक है, इस प्रक्रिया का जनक भी था, जिसने प्रसा की सेना, जिसने जो प्रसा है, प्रसा की सेना, जो उनकी सेना है और नौकरशाही, और जो उनकी नौकरशाही, ठीक है, नौकर लोग थे, की मदद ली। और 7 वर्ष के दौरान, मतलब 7 वर्ष के दौरान क्या हुआ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्धों में क्या हुआ, जीत हुई। तीनों युद्धों में क्या हुआ, जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और इस प्रकार से जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो क्या हुआ, पूरा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुई, पूरी हो गई। और थोड़ा सा और आपको लिखना है, ठीक है, वो है हमारा ये, क्योंकि थोड़ा सा और भी समझना कि जनवरी 1871 में वारसाई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अब प्रसा के राजा जो विलियम प्रथम थे उनको क्या किया गया, जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। आपसे पूछे कि मतलब इसका जनक कौन था, पता है, मुख्यमंत्री कौन था, पता है, और कब आपका हुआ, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो है क्या है, जर्मनी का एकीकरण। क्या है, जर्मनी का एकीकरण। देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को कई बार पढ़ा दिया हूं जर्मनी का एकीकरण। साथ में इटली का एकीकरण भी तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो तैयार करते रहो जो जो बता रहे हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए और आपको ये पूरा तैयार कर लेना है। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना स्टूडेंट, इसमें क्या पूछ रहा है, जो रॉलेट एक्ट था वो क्या था और उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम हुआ। रॉलेट एक्ट जो था वो क्या था, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े होंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में। तो वो क्या था और उसका परिणाम क्या हुआ, कैसे विरोध किया गया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रॉलेट एक्ट है क्या, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट क्या है, 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था। रॉलेट एक्ट क्या था, 1919 ईस्वी में, याद रखना, सन जरूर याद रखना कि 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें जो भारतीय लोग थे, जो भारत के लोग थे, भारतीय जनता, ठीक है, पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, किसी भी तरह के मुकदमे को चलाए बिना केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। केवल अगर शंका है कि ये बंदा गलत है, ये इंसान गलत है, तो फिर उस शंका के आधार पर भैया एक जेल रहता था, उसमें बंद कर दिया जाता था, 1-2 दिन के लिए नहीं, 2 साल के लिए। तो ये तो बेकार कानून था, ठीक है। या तो मुकदमा चलाओ, अगर जीते तो ना जाए, जो हारे हो जाए, लेकिन केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। परिणाम क्या निकला, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ कानून लगा दिया, इसलिए 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब इस कारण इतना भयानक हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बहुत सारे किसान, बहुत सारी जनता, बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे लोग मारे गए थे, जो कि बहुत 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 बेकार था, ठीक है। तो इसका परिणाम यही निकला था, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेकार कानून था भारतीय लोगों के लिए, ठीक है। विरोध कैसे जताया गया, आखिर इसको बंद करने के लिए कैसे विरोध जताया गया। तो भारत में लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से जताया। कैसे जताया, जैसे पहला है, विभिन्न शहरों में रैली या जुलूसों का आयोजन किया गया। रैली, बहुत सारे रैली या जुलूस निकाले गए, ठीक है। एंड कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। अब कई ऐसे शहर हैं जहां दुकानदार ने मतलब दुकान बंद करके अपना विरोध जताया, मतलब दुकान बंद कर दिया और अपना विरोध जताने लगे ताकि वो बंद हो सके, ठीक है। रैली भी निकाली गई, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को रैली निकाला गया, जुलूस निकाले गए, साथ में दुकानों को बंद करके मतलब इसका विरोध किया गया। तो परिणाम जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और परिभाषा आपको पता है, रॉलेट एक्ट है क्या, तो ये एक बेकार कानून था भारतीय लोगों के लिए, जो कि बिना मुकदमे को चलाए बिना 2 साल के लिए शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा है माय डियर स्टूडेंट, रॉलेट एक्ट। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये सारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन से ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो, इसमें क्या ही पूछ रहा है, 3 राज्यों के नाम बताइए। 3 ऐसे राज्य का नाम बताना है जहां काली मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, कैसी मृदा पाई जाती है, काली मृदा, और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। साथ में आपको ये भी बताना है कि इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। काली मृदा तो पाई जाती है, बट अगर जिस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है तो उस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, काली मृदा का रंग क्या होता है, काला होता है। देखो, इसका रंग काला होता है, इसलिए इसे काली मृदा कहते हैं, ठीक है। एंड इसे रेगड़ मृदा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रेगड़ मृदा। काली मृदा को क्या कहा जाता है, रेगड़ मृदा। यह लावाजनक सैलों से बनती है। ये जो होता है लावाजनक सैलों से बनती है, ठीक है। याद रखना, थोड़े थोड़े पॉइंट याद रखो, मतलब इसमें कुछ जो मतलब मेन चीज है उसको याद रखो, फिर आप बना बना के सामाजिक विज्ञान में लिख दोगे, ठीक है। यह जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। 3 बताना था मैंने आपको, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 5 बता दिया, ठीक है, के पठार में पाई जाती हैं। तो ये आपको पता चल गया। अब इसमें क्या होता है, काली मृदा में कपास की खेती के लिए उचित समझा जाता है। काली मृदा किसके लिए, जो कपास की खेती किया जाता है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है और ये कपास की खेती के लिए माना जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, काली कपास की मृदा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे हम काली कपास की मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो काली मृदा, का से काली मृदा और का से कपास की खेती। कुछ ट्रिक याद करो, कुछ ऐसी चीज याद करो जो आपको तैयार करने में दिक्कत ना हो। और इसमें आप थोड़ा याद रखना, माँ ज्यादा है, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, तीनों माँ याद कर लो बस। देखो, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, बस आपका हो गया। 3 ही बताना था, अगर यही 3 याद है तो लिख देना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको यहां से मिलेगा 4 में 4 नंबर लघु उत्तरीय में, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझो स्टूडेंट। देखो,
इसमें क्या ही पूछ रहा है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन के 3 गुण बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। तो सड़क परिवहन, सड़क का मतलब क्या होता है? अच्छा, सड़क ना हो तो आई होप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका काम बंद हो जाएगा। सारा काम ना तो रेल परिवहन से किया जा सकता है, ना वायु परिवहन से किया जा सकता है, ना समुद्र परिवहन से किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 90 से 95% काम क्या किया जाता है? सड़क के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सड़क क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। ठीक है, तो चलो इतना समझो, बस बना बना के लिखते हैं। भारत क्या है? विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल में से एक है। भारत क्या है? विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वालों देशों में से एक है। और सड़क परिवहन जो है ना, सड़क परिवहन के 3 गुण निम्नलिखित हैं। सड़क परिवहन के 3 ऐसे गुण हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वो तीनों मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तीनों गुण। फर्स्ट वाला समझो क्या है, यहां इसमें क्या कह रहा है? सड़क परिवहन क्या है? अन्य परिवहन साधनों से उपयोग से एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। भाई सड़क के द्वारा ही आप जाओगे कहीं ना कहीं। ठीक है, सड़क के द्वारा ही आप वायु परिवहन पे जाओगे, क्योंकि अगर सड़क नहीं है तो कैसे जाओगे? ठीक है, तो साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, जैसे सड़क, रेलवे स्टेशन, वायु या समुद्री पत्तन को जोड़ते हैं। ये एक दूसरे को जोड़ते हैं। सड़कों के द्वारा ही समुद्र में आप जा सकते हो, सड़कों के द्वारा ही आप वायु परिवहन कर सकते हो, सड़कों के द्वारा ही आप रेलवे पे जा सकते हो। मतलब हर एक चीज में सड़क इंपॉर्टेंट है तो है, बस। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझो यहाँ, ये वाला दूसरा, सड़कों की निर्माण लागत कम है। भाई सड़कों की जो निर्माण लागत है, बनवाने में इसमें कम पैसे लगते हैं। रेलवे, हवाई अड्डा, इन सबको बनाने में बहुत पैसे लगते हैं। ठीक है, तथा यह क्या है? ऊबड़ खाबड़ भूभागों में भी बनाई जा सकती है। ये जो है ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब चल सकते हैं लोग आसानी से। और फिर सड़क और क्या है? तीसरा पॉइंट, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। सड़क क्या करता है? घर घर जो है सेवाओं को उपलब्ध करवाता है, तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत अपेक्षाकृत कम है। अब देखो, सड़कों के द्वारा जो है सामान चढ़ाने या उतारने का जो लागत है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो इसलिए सड़क वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये चौथा क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के 3 गुण, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों मैंने आपको समझा ही दिया, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, हमने 4 क्वेश्चन देख लिया, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन यहां है, संघवाद। संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघवाद भी बताना है आखिर है क्या, और इसकी जितनी भी प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, तो संघवाद के बारे में हम लोग समझते हैं और इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संघवाद। संघवाद है क्या? तो संघवाद जो है सरकार का एक प्रारूप होता है। क्या होता है? संघवाद जो है सरकार का एक प्रारूप है, जिसमें जो है सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न अनुसंघिक इकाइयों के बीच बट जाती हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा समझना है कि संघवाद है क्या, बस इतना सा समझना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कि संघवाद जो है सरकार का एक प्रारूप है, जैसे एक दूसरा रूप है, और जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न जो अनुसांगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। ठीक है, संघवाद की विशेषताओं को समझ लो भाई, संघवाद की आखिर विशेषताएं क्या क्या हैं। तो चलो मैं आपको एक एक समझाता हूं। पहला, यहाँ जो है सरकार क्या है? 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली है। यहाँ सरकार क्या है? 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार पाई जाती है संघवाद में। ठीक है, सेकंड, संविधान के मौलिक प्रावधान को किसी एक स्तर की सरकार अकेली नहीं बदल सकती। अगर संविधान का कोई मौलिक प्रावधान बदलना है, कोई नियम चेंज करना है, कोई नया रूल लाना है, तो एक ही सत्ता का, एक ही स्तर की सरकार नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से होती है। ऐसे बदलाव अगर आपको करना है तो दोनों स्तर के जो सरकार हैं अगर सहमति होंगे तो ही चेंज कर सकते हो, वरना नहीं चेंज कर सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, वित्तीय स्वायत्त निश्चित करने के लिए राजस्व अलग अलग स्रोत हैं। अगर वित्तीय स्वायत्त आपको निश्चित करने के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत हैं। ठीक है, अलग अलग स्रोत पाए जाते हैं। फिर 4 नंबर है, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं और देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया संघवाद। संघवाद के बारे में बस इतना ही समझना था, इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा 3-4 पॉइंट आप लिख देना विशेषताओं में, बस हो गया आपका संघवाद के बारे में। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं भैया। 6 नंबर, ये भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन है,
जितना हो सकता है उतना मैं आपको समझा रहा हूँ, और भी मैं आपको आगे समझाता रहूंगा, क्योंकि आप लोग जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते चलो, ठीक है। एक क्वेश्चन से आप 3-4 क्वेश्चन बना सकते हो, डोंट वरी। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें आप 3-4 क्वेश्चन बना सकते हो। ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत सारा आता है। प्राथमिक प्रक्रिया में क्या होता है, कृषि होता है, खनन कार्य होता है, मत्स्य पालन, मतलब ऑब्जेक्टिव यहां से बहुत बना सकते हो। ऐसा थोड़ी है केवल लघु समझा रहे तो लघु ही है, ठीक है। देखो आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन करो। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, वे सभी क्रियाएं जिसमें मनुष्य को धन प्राप्त होता है। धन का मतलब मनी प्राप्त होता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खेती करना, नौकरी करना आदि आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रकार भी होते हैं। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं ना वो 3 प्रकार की भी होती हैं, जो कि तीनों प्रकार इंपॉर्टेंट है। हम लोग फर्स्ट को भी समझेंगे, सेकंड को भी समझेंगे, थर्ड को भी समझेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। देखो जो प्रकृति होता है, नेचर होता है, प्रकृति के सहयोग से जितनी भी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। प्रा से प्राथमिक और प्रा से प्राकृतिक, तो ध्यान रखना। देखो जैसे खनन कार्य, कृषि कार्य, मत्स्य पालन, ये सब क्या है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, ठीक है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं समझो, वे क्रियाएं जो प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से वस्तुओं का निर्माण करती हैं उन्हें द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कपास के कपड़े बनाना एंड लकड़ी के कागज बनाना, तो ये सब जो होता है द्वितीयक है, प्राथमिक की सहायता से ही बनते हैं, ठीक है। तृतीयक आर्थिक क्रियाएं समझ लो। देखो वे क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि प्राथमिक व द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के विकास में सहायता करती हैं उन्हें तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। लाइक एज एग्जाम्पल आप लोगों का है परिवहन के साधन, बैंक तथा बीमा कंपनियां आदि, ये सब क्या करते हैं, ये सब मतलब प्राथमिक और द्वितीयक की सहायता करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये क्या किसमें आते हैं, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको लघुत्तरीय क्वेश्चंस को समझा दिया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस की ओर आते हैं माय डियर स्टूडेंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। सबसे पहले आपको यह बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और उसके मुख्य कारण क्या थे। फ्रांस की क्रांति के मुख्य रीजन क्या थे, कारण क्या थे, आखिर फ्रांस की क्रांति हुई तो हुई क्यों। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसके द्वारा वहां पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ, ठीक है। और वहां पर क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के निम्नलिखित कारण है, ठीक है। तो ये बहुत बेकार कानून था और इसका अंत करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो लुई वंश शायद 16वां था या ऐसे कुछ था, ठीक है, देख लेना। तो पहला है अयोग्य शासन, मतलब इनके राज्य में क्या था, अयोग्य शासन, जिनका कोई योग्य नहीं था, जिनका कोई स्तर नहीं था, सब बेकार थे, ठीक है। जैसे फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई वंश का शासन था, जिसका शासन लुई क्या था, 16वां, देख लो यहाँ, ठीक है, लुई 16वां था, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ लुई वंश का शासन था जिसका शासक लुई 16वां था, ठीक है। वह एक अयोग्य, जो योग्य नहीं था, एजुकेटेड नहीं था, अनएजुकेटेड था, जिद्दी था, कोई भी काम करने के लिए जिद करता था। अगर किसी को मारना है तो जिद है, मार देंगे, ठीक है। कुछ किसानों को तंग करना है तो मतलब अच्छे काम तो कर ही नहीं रहा था। और अदूरदर्शी कर्तव्यहीन शासक था, इसलिए जनता इसका विरुद्ध हो गई, इसलिए जनता इनका विरोध करती थी, जनता इनके खिलाफ थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका अंत होगा, जिसके खिलाफ जनता हो जाएगी ना उनका अंत निश्चित है, ठीक है। दूसरा कारण देखो मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग भी इनका बहुत बड़ा कारण था, ठीक है। मध्यम वर्ग का मतलब है यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था। यहाँ पर जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, अधिकारी आते हैं। इसमें जो उद्योगपति हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, अध्यापक हैं, अधिकारी हैं, ये सब आते हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, जिनके पास एक अच्छी माइंड है, जो कुछ भी कर सकते थे। जब जनता राजशाही की विरुद्ध हुई तो इसने इनका पूर्ण समर्थन किया, इन लोगों ने भी इनका पूर्ण समर्थन किया, ठीक है। अब देखो आम जनता जो थी उनकी स्थिति दयनीय स्थिति थी, मतलब इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, जहां अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, वही आम जनता की स्थिति दयनीय थी। दयनीय का मतलब दया योग, दया योग का मतलब जो मांगने खाने वाली थी, ठीक है। मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था,
और ज़्यादा इन पर अत्याचार किए जाते थे, तो कहीं ना कहीं इनकी स्थिति तो खराब हो ही जाएगी ना। तो ये था इस समय शासक जो था वो क्या था, जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो सबसे उच्च वर्ग के लोग थे, साथ में जो कुलीन वर्ग के लोग थे उन लोगों का था। तो वो तो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर ही रहे थे, बट वहीं आम जनता जो थी उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया। चौथा पॉइंट समझ लो, फिर सारा समझना जरूरी है। दार्शनिकों का प्रभाव, दार्शनिकों का प्रभाव। इस समय जो दार्शनिक उच्च वर्ग उदय हुआ उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था व कमियों व फ्रांसीसी सम्मान की बुराइयों से अवगत कराया। आखिर क्या कमी है, क्या बुराई है, क्या सब कुछ मतलब इन लोगों ने अवगत कराया, दार्शनिक थे, ठीक है। और फिर हमारा लास्ट कारण जो था वो था स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध था। इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे, ठीक है। यहाँ तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। यहाँ तक कि वो धार्मिक अपना धर्म के अनुसार पूजा पाठ भी नहीं कर सकते थे, इस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था, ठीक है। तो ये भी बहुत बेकार था। तो ये हमारा है माय डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति के आखिर कारण क्या थे, फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से कारण थे वो मैंने आपको बता दिया भाई। आपको फर्स्ट अयोग्य शासन, सेकंड मध्यम वर्ग, थर्ड है आम जनता की दयनीय स्थिति, एंड 4 यहाँ देखो क्या है, 4 हमारा है दार्शनिकों का प्रभाव एंड स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तो ये 5 कारण तो लिखना ही पड़ेगा अगर बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में आता है, तो 5 कारण लिख देना। इससे ज्यादा भी लिख सकते हो और इसी 5 को बढ़ा के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और बड़ा करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन लॉन्ग में। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, भूलना मत, क्योंकि नया है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा का अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तो चलो मैं आपको एक एक को समझाता हूँ। सबसे पहले जो वस्तु होता है, वस्तुओं व सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। और यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र से होता है। पहला स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो वो क्या करेगा, परिवहन का ही यूज करेगा, ठीक है। संचार क्या है, संचार के साधन वे साधन है जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। संदेश, खबर, न्यूज, ये दोनों ही किसी जीवन की अर्थव्यवस्था, जीवन रेखा कहे जाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, एक से काम नहीं चलेगा देश का, क्योंकि न्यूज भी हर एक पूरे देश का जानना जरूरी है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पहला, एक देश की विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनको एक स्थान से दूसरे स्थान की वाहन सुविधा पर निर्भर करता है। इसलिए सक्षम आपको परिवहन के साधन तीव्र विकासपूर्ण अपेक्षित है। अगर विकास तेज करना है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामानों को ले जाना पड़ेगा। सामानों को बनाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा उसका बिजनेस करना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझो माय डियर स्टूडेंट कि सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार बड़े गांवों में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव है। संचार जब एक पता चलता है सब कुछ अच्छे से न्यूज के द्वारा, तभी हो पाता है, ठीक है। और युद्ध के समय इन साधनों का महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनके द्वारा सारा देश रक्षा सेनाओं की सहायता से कटिबद्ध हो जाता है। हथियारा, गोला बारूद और रसद पहुंचाने में काम आसान होता है। तो ये 3 मैंने आपको पॉइंट बता दिया, संचार के और आपके परिवहन के, ठीक है। तीनों तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के साथ साथ। देखो तीसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? देखो सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है निम्नलिखित, इसे समझा जा सकता है। जैसे पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि या समय के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं, हमें ये नहीं पता मुझे किसे देना है, क्या करना है, ये निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवार को खड़ा भी कर सकते हैं और मतदाता अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। मतदाता अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चुनाव दे सकते हैं, किसी को भी चुन सकते हैं। कानूनों पर चर्चा, खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार को भी कानून बनाती हैं और यह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है, उस पर पूरी बहस विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है।
फिर सूचना पाने का अधिकार या सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे तो नियमों और पालन कि हुआ है, मतलब नियमों का पालन हुआ है नहीं हुआ है, कैसे यह कानून लगाया गया है, तो इन सब के बारे में जान सकते हैं कोई भी इंसान, कोई भी लोग। चौथा पॉइंट है जवाबदेह सरकार का गठन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको कुछ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी समझा दिए, जो 2-3 क्वेश्चन तो फंसेगा ही बोर्ड एग्जाम में, साथ में इसका पार्ट 2 भी आएगा दीर्घ का, उसमें मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन समझा दूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस भी देखे, लघुत्तरीय क्वेश्चंस भी देखे, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो ये जितने भी क्वेश्चन है भैया तैयार कर लेना, अगर आपको 70 में 70 मार्क्स लाना है। देखो मैंने अपनी भाषा में बहुत अच्छे से समझाया है, तो लघु दीर्घ जितना हो सका उतना मैंने आपको समझा दिया है, और भी मैं आपको समझाऊंगा। बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन लॉन्ग का अलग से आएगा और लघु का भी कुछ मैं ले आऊँगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।